जस्ट यस, ये सेशन हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं सो दैट अदर्स कैन आल्सो गेट बेनिफिटेड। बाद में हम लोग शेयर करेंगे। यस, नाउ वी कैन डिस्कस। तो हमारा जो टॉपिक है, खुद को खोकर ही खुदा मिलता है। एंड लेट्स डू सम डिस्कशन ऑन दिस सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर। तो यहाँ खुद को खोने से क्या मतलब है? यस रेनू जी। मेरे अकॉर्डिंगली खुद को खोने से मतलब ईगो खोने से, अहम को खोने से। ओके, वेरी तो नाइस। मैं वाला जो हमें मतलब चीज होती है कि मैं हूं, अगर उस चीज को हटा दिया जाए कि मैं कुछ भी नहीं हूं, तो इजी होगा। मतलब अपने है तो अंदर ही हमारे, तो लेकिन वो हमारा ईगो है जो इसके कारण हम उसको देख नहीं पा रहे। तो अगर हम उस ईगो को हटा दें तो शायद हमारे और भगवान के बीच का अंतर मिट जाए। ओके, हमारे बीच में नीरू मैडम भी है। नीरू मैडम, वुड यू लाइक टू से समथिंग? अरे साहब आएगा साहब। नहीं सर, अभी कोई न्यूज नहीं है। ओके, विनोद जी। चलिए, कोई नहीं। हम लोग जो बात कर रहे थे खुद को खोने से, तो क्या इतना आसान है खोना खुद को? जी, मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि खुद को खो के कैसे हम खुदा को पा सकते हैं। वेरी नाइस। आपका आपका स्वागत है स्नेहा जी। आप हमारे सेकंड सेशन में आज हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी लकी टू हैव यू फ्रॉम पुणे ना? पुणे से है ना? No, I'm from Mumbai. ओके, मुंबई। वेरी नाइस। Yeah. I'm thankful to you that you invited me for the same session. So I hope today I'll get the answer that how can we get the God, you know? It's a very big question. या, इट्स वेरी बिग क्वेश्चन बट इट्स वेरी इजी टू। और हम Oh, लोग जो हार्टफुलनेस है, ये दिल से ही जब हम लोग चीजों को करते हैं तो ऑटोमेटिकली चीजें इजी हो जाती है। माइंड है, इट मेक्स थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड। जब हम दिमाग से सोचते हैं तो हमें लगता है खुदा बहुत बड़ी चीज है और बहुत दूर है हमसे कहीं, और उसको पाना बड़ा कठिन है। बट जब हम लोग दिल से कनेक्ट होते हैं देन वी कैन रियलाइज कि थिंग्स इतनी सिंपल थी, लेकिन हमने ही उसको कॉम्प्लिकेटेड बना रखा था। तो आज मैं इसी कुछ पे कहना डिस्कस। चाहती हूँ भैया। जी। अ, जो अभी डिस्कशन हुआ आपका और मैम का, जी। और मैं भी बिल्कुल यही सोच रही थी। जैसे उन्होंने कहा कि कैसे हम खुद को खो सकते हैं, हम्म। तो एक्चुअली शब्दों में बोलना और इस चीजों को महसूस करने में फर्क है। तो मैं चल खुद को एनालाइज करने लगी, तो हम्म। मुझे यही लगा कि अगर हम अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज को हटा दें हम्म। तो ओके। सिंपल हो जाता है। सारी चीजें जो हमारा ईगो है, हम तब मतलब हम छोटी छोटी चीजों में ना उसको देख पाते हैं। हम्म। जरूरी नहीं है वो हमारे पास विजुलाइज उस फॉर्म में तो नहीं होगा, लेकिन हम उसकी प्रेजेंस को फील कर पाते हैं। बस मेरे अकॉर्डिंगली तो ये है, बाकी मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ तक हूँ। ओके, चलिए, एक ये सवाल है कि जैसे मान के चलिए। मुझे लगता है कि हाँ, जो आपने बताया था ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जी विनोद जी। जब हम इससे ऊपर उठ जाते हैं तो इसी से हमारा सटल बॉडी बना है ना। हम्म। जब ये सटल बॉडी डिसॉल्व हो जाता है तो हम खो जाते हैं और वो लय अवस्था आ जाती है। वेरी नाइस। तो हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये जो खुद पैदा कैसे होता है, तब हम समझेंगे कि इसको खोना कितना आसान है और कितना जरूरी भी है, और कैसे हम इसको खो सकते हैं, खुद को कैसे खो सकते हैं। और ये जैसे ही ये खुद खो जाएगा तो खुदा तो ऑलरेडी है ही, उसको कहीं ढूंढना नहीं है, वो वही है। बस हमें महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे जो है हमने ये जो मैं कैसे बना या खुद कैसे बनाया। और इसका जो स्टार्टिंग होती है, आप देखेंगे जब बच्चा गर्भ में रहता है, गर्भ में भी उसकी एग्जिस्टेंस है, बट उसको एहसास नहीं है कि वो है। वो एक माँ का ही पार्ट है। अगर हम इसको मान लें, माँ को खुदा मान लें, माँ को गॉड मान लें, ईश्वर अल्लाह मान लें, और जो बेबी है अंदर, जो फीटस है, उसको हम क्रिएशन मान लें या मैं मान लूं, तो उस बच्चे को मैं का एहसास नहीं है। बट वो माँ के अंदर ही है, तो वो एक माँ का ही पार्ट है। जब बच्चा पैदा होता है उस समय भी वो उसी अवस्था में रहता है। उसकी मेंटल स्टेटस या उसका क्या बोलेंगे कॉन्शियसनेस जो है, वो उसी माँ से ही कनेक्टेड है। उसकी अलग एग्जिस्टेंस होने के बावजूद भी
उसको एहसास ही नहीं है कि उसका कोई अलग एग्जिस्टेंस है। अब क्या होता है, धीरे धीरे पेरेंट्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उस बच्चे को एक नाम दे देते हैं और उस नाम से पुकारने लगते हैं। और जब धीरे धीरे वो नाम, वो वाइब्रेशंस, वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशन जिसको हम नाम बोलते हैं, उसके ब्रेन पे, न्यूली डेवलप ब्रेन पे बार बार पढ़ते हैं, तो वो उससे कुछ फैमिलियरिटी महसूस करने लगता है कि सिमिलर साउंड आ रहा है। वो उस तरफ ध्यान देने लगता है। तो हमें लगता है कि हाँ, बच्चा अब जो है हमारी आवाज पहचान रहा है, वो नाम से आइडेंटिफाई करने लगा है। तो वो बेसिकली उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से बार बार कनेक्ट कर रहा है कि बार बार सेम फ्रीक्वेंसी क्यों आ रही है मेरे पास। इस तरह धीरे धीरे वो इवॉल्व होता है, वो अपने आप को एक नाम से कनेक्ट करने लगता है। दिस इज द बिगनिंग ऑफ मैं। तो अब छोटे बच्चे से पूछे तुम्हारा नाम क्या है, वो अपने आप को आइडेंटिफाई करेगा उससे। तो धीरे धीरे हम लोग और इवॉल्व होते हैं। फिर नाम के बाद फिर हमारे ऊपर लेयर चढ़ती है जेंडर की। फिर और इवॉल्व होते हैं, फिर रिलीजन, फिर कास्ट। इस तरह से हम लोग इवॉल्व होते होते फिर एजुकेशन की लेयर चढ़ गई। अगर हम लोग वेल एजुकेटेड है, एक वो ईगो बन जाता है। अगर कम एजुकेटेड है तो उसका भी एक नेगेटिव ईगो बनता रहता है। और धीरे धीरे फिर क्या होता है कि जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है और उसकी लाइक्स एंड डिसलाइक भी बदलने लगती हैं। मतलब बदलना पहले तो स्टार्ट होने लगती है। कोई चीज आप खिलाएंगे उसको तो अच्छा रिएक्शन करेगा, कोई चीज तो वो नेगेटिव रिएक्शन करेगा, उसका मुंह बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, अब उसके अंदर उस सटल बॉडीज में जो बिल्कुल प्योर थी, मन बुद्धि चित्त अहंकार बिल्कुल प्योर था, ईश्वर से कनेक्टेड था, अब उसमें इम्प्रेशंस पड़ना स्टार्ट हो गए। पहला इम्प्रेशन पड़ा नाम का, फिर धीरे धीरे उसके अंदर लाइक्स डिसलाइक्स टेस्ट से जो डेवलप हुई, और धीरे धीरे इम्प्रेशन पढ़ते पढ़ते कास्ट, क्रीड, रिलीजन, नेशनैलिटी, इस तरह से बढ़ता गया। तो आज हम लोग जो है ना, हमने एक अलग क्रिएशन क्रिएट कर ली है। अब वो क्रिएशन हमारी आर्टिफिशियल खुद की क्रिएट की हुई क्रिएशन है, जिसमें हम खुद खुदा बन गए हैं। और हमारे ऊपर टेंशन रहती है, हमें टेंशन रहती है कि हाँ, मुझे पढ़ना है, जॉब करना है, फैमिली पालनी है, बच्चों को देखना है। तो अब क्या हो गया, हमने एक अलग खुद की क्रिएशन स्टार्ट कर दी है। एंड वी हैव बिकम गॉड ऑफ अवर क्रिएशन। तो इस तरह से जैसे जैसे हमारा एवोल्यूशन हुआ, फिजिकली फॉर्म में, मेंटली फॉर्म में, हम गॉड से, जिससे हम ऑलरेडी कनेक्टेड थे, दूर होते गए। और लास्ट में हमने बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दिया। अब वो गॉड क्या बन गया, हमारे लिए पूजने की एक धार्मिक चीज बन गई है कि उसे हमें पूजा करनी है, उसे मानना है, बस। लेकिन जो एक माँ और बेटे का कनेक्शन था, जो एक क्रिएटर और क्रिएशन का कनेक्शन था, वो मिस हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ईगो डेवलप हो गया कि मैं, मेरा परिवार, मेरी जॉब, मेरे बच्चे, और मुझे उसी को करना है। नमिता जी कुछ, यस नमिता जी, वेलकम, कुछ कहना चाह रही हैं? ओके, तो दिस इज द वे, इन दिस वे वी हैव क्रिएटेड आवर ओन क्रिएशन। जैसे जैसे मैं बड़ा, मेरा संसार बन गया है, अब हम उसमें खुदा हो गए हैं। और जब खुदा हो गए हैं तो वो खुदा कहता है ठीक है, आपने अपनी दुनिया बना ली, आप संभालो अपने आप को और अपनी दुनिया को, और जब जरूरत लगे तो मुझे बुला लेना, या जब तुम कुछ ना कर पाओ तब बताना, तब मैं आ जाऊंगा उसको टेक ओवर करने के लिए। तो हम लोग इतनी दूर पहुंच गए हैं उस गॉड से जो हमारे सबसे नजदीक है। जैसे ऑक्सीजन हमारे चारों ओर है, और इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर वो ऑक्सीजन हमें 2 मिनट ना मिले तो हमारा जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाए। वैसे ही जो खुदा ईश्वर हमारे चारों तरफ इस तरह से फैला हुआ है, हमारे अंदर हमारे बाहर समाया हुआ है, कि अगर वो प्रेजेंस एक क्षण के लिए भी बाहर निकल जाए या इस फिजिकल बॉडी को छोड़ दे, तो हम लोग डेड बॉडी बन जाते हैं। और फिर हमारे आसपास रिश्तेदार बोलते हैं कि इस डेड बॉडी को इससे पहले डिकम्पोज हो, इसको ठिकाने लगाओ। और तो और उसके कपड़े, उसकी जो भी चीजें होती है, उसको भी बाहर निकालो। तो इन दिस वे हम लोग गॉड से दूर होते गए हैं। अब खुद को खोने का मतलब क्या है? रिवर्स जर्नी, वी हैव टू डू रिवर्स जर्नी। लास्ट सेशन में हमने बताया था कि जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है वो सर्कल्स और चक्रों से स्टार्ट चलती है। हमारे हार्ट रीजन में 5 चक्र बताए थे, ठीक है। तो जो ईगो के बारे में बताया जाता है कि ईगो के 11 सर्कल्स हैं, यानी ईगो इतना पावरफुल होता है कि उसको हमें 11 सर्कल्स पार करने पड़ते हैं। जबकि जो माया है, माया को हम लोग बोलते हैं सबसे पावरफुल चीज है,
माया के केवल 5 सर्कल्स हैं हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में। हम लोग माया से तो मुक्त हो सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ ईगो हम अभी भी अटके रहते हैं या गॉड से डिस्कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि खुदा को कैसे पाया जाए। हमने अब ये जान लिया है कि हु वी आर एंड हाउ वी हैव बिकम सो फार फ्रॉम द क्रिएटर। अब थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं गॉड के बारे में, उनके बारे में भी थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। हम लोग क्या मानते हैं कि गॉड इज अ नाउन। नाउन की डेफिनेशन आप सबको पता होगी। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, राइट? बचपन में हम लोग पढ़ते थे, और हम लोग मानते हैं कि गॉड भी इसी डेफिनेशन में कहीं ना कहीं है, या तो पर्सन होगा या प्लेस होगा या थिंग होगा। बट गॉड इज बियॉन्ड नाउन, वो नाउन से कहीं अलग हटके है। अब सोचिए, अगर आज ये जो हमारे ग्रुप में 11 मेंबर हैं इंक्लूडिंग मी, अगर इन मेंबर्स में से राजेंद्र जी या दीप्ति जी बोले कि आई एम अ गॉड, हाउ मेनी ऑफ यू विल बिलीव इन इट? या हाउ मेनी ऑफ यू विल एक्सेप्ट दीप्ति जी एज अ गॉड? कैन यू रेज योर हैंड्स? None. कितने Nobody लोग? will believe. Nobody will believe. Why? Yeah. And because we have a different definition of God. We Right, cannot see God in human beings, no? right. So what is limiting us to accept her as a god? Our belief system. Yes. This is very important point. God can be found anywhere, in any particular situation, anywhere we can realize or we can connect with God. But because of our belief system, we have certain prejudices about God, कि God को ऐसा ऐसा होना चाहिए, and because of that, अगर God physical form में भी हमारे सामने आए और आपसे कहे कि स्नेहा जी, Yes. I am God, I am in front of you now, he will not accept। और यही गलती हमने पास में भी की। जिनको हम अवतार पुरुष कहते हैं, चाहे वो भगवान राम हो, कृष्ण हो, या जिनको हम पैगंबर बोलते हैं, वो आए, उन्होंने गाइड किया, उन्होंने कहा भी आई एम गॉड। तो उस समय भी कितने लोगों ने माना उनको? भगवान कृष्ण के साथ तो उनके खास मामा भी उनको नहीं एक्सेप्ट कर पाए थे। राम के टाइम पे भी कितने लोग जानते थे कि वो भगवान है? केवल वही जो इवॉल्व थे, जो योगी थे, ऋषि मुनि थे, वही जानते थे कि यस, ही इज गॉड। और सेम भगवान कृष्ण के साथ भी था। आम इंसान जो उनके आसपास भी थे, वो उन्हें रियलाइज ही नहीं कर पाए, वो उन्हें महसूस ही नहीं कर पाए। वो उनके साथ खाना खाया, उनके साथ खेला, उनके साथ रासलीला की, बट दे कुड नॉट रियलाइज दैट ही इज गॉड। और सेम गलती हम भी आज जी वही कर रहे हैं, बिकॉज आवर लिमिटेड थिंकिंग, आवर प्राइड एंड प्रेजुडिसेस। तो प्राइड भी सामने आ जाता है। प्राइड कहता है कि ये भी मनुष्य है और मैं भी मनुष्य हूँ, तो ये गॉड कैसे हो सकता है? और गॉड ना केवल मनुष्य, गॉड कुछ भी हो सकता है। गॉड इज बियॉन्ड एनी लिमिटेशंस एंड बियॉन्ड एनी इमेजिनेशन। हम लोग जितने भी गॉड देख रहे हैं आज, दे आर मैन मेड गॉड। वी हैव मेड देम गॉड बिकॉज ऑफ आवर बिलीफ सिस्टम। बट अगर आप उनकी लाइफ स्टाइल देखें, उनकी लाइफ जर्नी को देखें, चाहे वो बुक्स में पढ़ें या उसमें पढ़ें, यू विल रियलाइज they were incarnated in human form, they came here, they did their particular work, and they left their mortal body। तो अब गॉड्स को जानने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? गॉड से ही प्रार्थना करनी है कि आप मुझे मेरे बिलीफ सिस्टम से मुक्त करिए। जो मैंने आपके बारे में धारणा बना रखी है, आई डोंट नो वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, आई वॉन्ट टू रियलाइज यू, आई वॉन्ट टू कनेक्ट विद यू। तो जब गॉड को इन्वाइट करते हैं, गॉड को फ्री हैंड दे देते हैं कि आपको जैसा ठीक लगे आप मेरे साथ करिए, राइट? तो एक और यहाँ पे सवाल आता है कि अगर गॉड आपके सामने आ भी जाए, नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू विद गॉड? उनके साथ क्या करेंगे? हाउ टू यूज गॉड, हाउ टू यूज हिम हर, जो भी है वो पावर, कैसे यूज करेंगे उसको? We have so many questions to ask him. So Can many anybody? doubts. So yeah. Yeah, we have so many questions to ask him. सबसे पहले
जब वो सामने आएंगे, तो अगर हम इस मेंटल स्टेट में हैं, हम लोग उनको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। वो अगर आपसे कहें भी, हमसे कहें भी आई एम गॉड, हम उनको नहीं मानेंगे और उनसे दूर रहेंगे। और अगर बाई चांस मान भी लिया तो हम लोग क्या गलती करेंगे? वही गलती जो पहले से करते आ रहे हैं, उनको पूजा करना स्टार्ट कर देंगे। वी विल स्टार्ट वर्शिपिंग। और जब वर्शिप करने लगते हैं तो हम क्या करते हैं? एक गलती करते हैं, बनना बंद कर देते हैं। हमने एक दूरी मेंटेन कर ली कि वो तो गॉड है, वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, और मैं तो एक तुच्छ मनुष्य हूं, मैं तो ऐसा ही रहूंगा। तो क्या होता है कि जो गॉड हमें यहाँ पे हमारी कॉन्शियसनेस को इवॉल्व करने आया था, वो हमें इवॉल्व नहीं करवा पाता है। और जब तक वो हमें इवॉल्व नहीं करवा पाएगा, हम उसके रियल फॉर्म को, रियल नेचर को रियलाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था गॉड के बारे में थोड़ा सा जो हमारा अब तक का एक्सपीरियंस रहा है, और जो खुद यानी जो मैं क्रिएट हुआ है उसके बारे में। अब स्टार्ट करते हैं कि इनका जो कनेक्शंस कैसे स्टैब्लिश हो। इसका एक ही तरीका है, प्रेयर्स के जरिए हम अपने जो गॉड हैं उनको अंदर इनवाइट करते हैं। गॉड प्लीज कम इनसाइड माय हार्ट, बिकॉज हार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस इन अवर फिजिकल बॉडी। फिजिकल बॉडी में अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज दी हार्ट। यहीं से सारी फीलिंग्स स्टार्ट होती है। तो अभी हमारा हार्ट क्या है, अगर आप गौर करें, इट इज पॉल्यूटेड। इट हैज सो मेनी मिक्स्ड इमोशंस, सो मेनी इम्प्रेशंस, किसी के बारे में अच्छे, किसी के बारे में बुरे, इतनी सारी चीजें हमारे अंदर हैं। आप अगर 10 मिनट आंखें बंद करके देखेंगे, यू विल रियलाइज कि कितने सारा हम लोगों ने कचरा इकट्ठा करके रखा हुआ है अपने हार्ट के अंदर, और वही कचरा जो है वो हमें कनेक्ट नहीं करने देता। तो एज अ डिवोटी, एज अ सीकर ऑफ ट्रूथ, हमारी क्या ड्यूटी है? फर्स्ट ड्यूटी इज टू कीप अवर हार्ट एंड माइंड क्लीन, so that the God to whom we are seeking can come easily and settle there. अब आप खुद सोचिए, क्या हम उस घर में रहना पसंद करेंगे जहां गंदगी हो, वर्षों की गंदगी इकट्ठी हो, कचरा इकट्ठा हो, नेगेटिव टेंडेंसीज हो, नेगेटिव लोग रह रहे हो? क्या ऐसे घर में गॉड रहना पसंद करेंगे? जब हम इंसान होके ऐसे घर में रहना पसंद नहीं करेंगे, हाउ कैन गॉड कम? दिस इज द क्वेश्चन विच वी हैव टू आस्क आवरसेल्फ, राइट? तो ये था गॉड के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन। और ये हमारी बातों से भी आप एक कोई भी धारणा मत बनाइए। बी ओपन, बी फ्री टू एक्सपीरियंस व्हाट योर हार्ट सेज। हार्टफुलनेस इज ऑल अबाउट डूइंग एक्सपेरिमेंट विद योर सेल्फ। तो हमें ओपन माइंड के साथ में अपने आप से एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर देना है। सो आर यू रेडी टू डू एक्सपेरिमेंट टुडे? Yes, sir. Yes, we do. ओके, तो आज हम लोग क्या करेंगे? रिलैक्सेशन का थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। हमारे साथ 2 लोग नए हैं, और उस रिलैक्सेशन में क्या करेंगे? आई विल गिव यू सर्टेन कमांड्स। आपको आंख बंद करके उस कमांड्स को जस्ट फॉलो करना है, कुछ नहीं करना है। और जो काम आपके अंदर हो, जो फीलिंग्स हो, उसको बस महसूस करना है। एंड सेशन के लास्ट में जब हम बोलेंगे दैट्स ऑल, तो अपनी आईज को खोल लेना है। कितना सिंपल है। तो लेट्स स्टार्ट। और फिर उसके बाद में एक छोटा सा वीडियो दिखाएंगे आपको। यू विल एंजॉय दैट वीडियो। अपनी आंखों को बंद कर लें। आराम से बैठ जाएं। अपना ध्यान अपने पैरों की उंगलियों की तरफ ले जाएं।
उनको हल्के से हिलाएं और ढीला छोड़ दें। जस्ट रिलैक्स। महसूस करें कि धरती माँ से एक हीलिंग एनर्जी मेरे पैरों के तलवों के जरिए मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है। मेरे पैरों के पंजों को रिलैक्स करती जा रही है। अब ये हीलिंग एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ रही है एंड इट इज रिलैक्सिंग माय लोअर लेग्स डीपली। वहां से सारा पेन, सारा भारीपन बाहर निकलता जा रहा है। आपके नीज रिलैक्स हो चुके हैं। वहां से सारा दर्द, सारा भारीपन बाहर निकल गया। अब ये एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ रही है। आपके थाई मसल्स और लोअर बैक पोर्शन को पूरा रिलैक्स करती जा रही है। रिलैक्स योर स्टमक। Healing energy is moving upwards in your back and relaxing your back muscles. All stiffness, tension from your back are leaving. अब अपना ध्यान अपने चेस्ट की तरफ ले आए। आपकी चेस्ट रिलैक्स हो रही है। आपके कंधे मानो पिघल रहे हैं। वहां से सारा तनाव, सारा भारीपन पिघल कर बाहर निकल गया। अब यह हीलिंग एनर्जी आपके दोनों हाथों में फ्लो हो रही है। आपके हाथों को रिलैक्स करती जा रही है। अपर आर्म्स, एल्बो, लोअर आर्म्स, रिस्ट, पाम, फिंगर टिप्स सब रिलैक्स हो रही है।
एनर्जी आपकी गर्दन के जरिए आपके चेहरे व सिर की तरफ बढ़ रही है। आपकी नेक मसल्स रिलैक्स होती जा रही है। फेशियल मसल्स, चीक, जॉ, नोज, ईयरलोब, आई, forehead, and back portion of your head सब रिलैक्स हो जाए। अब आप सिर से लेकर पैर तक पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। अब एक बार अपने पूरे सिस्टम को स्कैन करेंगे और देखेंगे यदि कोई भी पोर्शन आपकी बॉडी का अभी भी पेनफुल है या ठीक महसूस नहीं कर रहा है तो अपना ध्यान वहां ले जाएं और महसूस करें कि अर्थ की हीलिंग एनर्जी उस पोर्शन को हील और रिलैक्स कर रही है। अब धीरे से अपना ध्यान अपने हार्ट की तरफ ले जाएं और वहां की असीम शांति को महसूस करें। जस्ट फील द लाइट एंड लव ऑफ योर हार्ट। Just feel that your heart is filled with divine light. और ये लाइट आपकी पूरी बॉडी को एनलाइट कर रही है। Just feel the source of the divine light is already present in my heart. And that source of light is attracting me towards itself. अपने आप को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें और हृदय की गहराइयों में डूब जाएं। यदि बीच में बाहर के विचार आने लगे फिर से अपने आप को हल्के से याद दिलाएं कि मैं ध्यान कर रहा हूँ। थोड़ी देर इसी अवस्था में बने रहें जब तक डेट्स ऑल ना बोला जाए।
और धीरे से वापस आना है। अपनी आंखों को अभी बंद ही रखना है। जस्ट फील द डिफरेंस। जब आप आए थे तब मन की अवस्था कैसी थी और अभी कैसा महसूस कर रहे हैं। और ध्यान के दौरान कैसा महसूस हुआ। ये तीनों कंडीशन पे गौर करना है। और सुझाव देना है कि इस ध्यान में जो भी मुझे मिला है वो पूरे शरीर के सभी पार्टिकल्स उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उस पीस में डूबे हुए हैं, उस लव में डूबे हुए हैं। Every cell and particle of my body is filled with the divine love and grace. और अब धीरे से अपनी आंखें खोल सकते। Welcome back to all of you. Anybody would like to share anything? How you feel during meditation? Well, to be very honest with you, I could not meditate for the long time. मुझे ऐसा लगने लगा था कि जैसे मैं मतलब कुछ अनईजी सा फील कर रही थी। और उसके बाद फिर मैंने आंखें खोली और फिर आपको देखा, आपकी आंखें बंद थी। मैंने फिर तुरंत अपने आप को वापस उसी सिचुएशन में लाने की कोशिश करी। और लेकिन बहुत सारे सवाल अपने आप से आ रहे थे, सवाल जवाब यही चल रहा था, कश्मकश। दैट इज व्हाट आई फेल्ट। Very nice. It is very nice condition. देखिए ये जो है ना, हम मेडिटेशन हमें अपने आप को चेक करने का मौका देता है कि अभी हमारी कॉन्शियसनेस किस स्टेज में है। क्या ये हमें अंदर एक्सेस करने दे रही है या बाहर जंप करवा देती है। तो आपने बड़े ऑनेस्टली बताया एंड इट इज वेरी नाइस। और आज से ना एक अपना एक डायरी बनाना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज इट इज योर स्पिरिचुअल। तो हर मेडिटेशन में जो भी फील हो आपको, से आज आप टाइम बना लीजिए, वट एवर सूट्स यू। उसमें आप बैठिए 10 मिनट 15 मिनट जितना भी आप बैठ पा रही हैं। मेडिटेशन के दौरान जो भी आपकी कंडीशन रहे उसको डायरी में नोट करिए कि आज मुझे ऐसा, आज थॉट्स, आज मन लगा नहीं लगा, पीस महसूस हुई या पता ही नहीं चला। डिफरेंट कंडीशंस आएंगी। तो क्या होगा, हमारी सेंसिटिविटी बढ़ेगी, है ना। और जब अभी आप 3 सेशन जब लेंगे ना, 3 सेशन ट्रेनर्स के साथ लेके जब आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करेंगे, यू विल फील दोनों में बहुत डिफरेंस है। नविता जी हैं हमारे साथ। एनीबडी एल्स? कोई और ऑनेस्टली अपना एक्सपीरियंस बताना चाहेगा? ऑनेस्टली बताऊंगी भैया लेकिन मुझे बहुत अच्छा फील हुआ क्योंकि मेरे आसपास बहुत शोर है आज। मेरा बेटा और नीचे हमारे जो लैंडलॉर्ड है उनका भी छोटा सा बेबी है, वो बहुत शोर कर रहा है, जिससे मैं फिजिकली तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई, लेकिन इतनी इंटेंस थी मैं अंदर से कि वो मुझे कोई ऐसा डिस्टरबेंस का फर्क नहीं पड़ा।
और मैं और ज्यादा उसमें इन्वॉल्व होती गई, मतलब बहुत अच्छा सा था जो भी था, मुझे बहुत अच्छा लगा। वेरी नाइस। एनीबडी एल्स? एक आपके साथ में एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहते हैं, और उस एग्जाम्पल से क्या निकल के आता है ये आप बताइएगा। जो सिस्टर्स हैं हमारी, लेडीज हैं, वो ज्वेलरी पहनते हैं, राइट? गोल्ड की ज्वेलरी मोस्टली होती है। अब ये बताइए कि जो कंगन है या रिंग है, वो गोल्ड की होती है। तो क्या कंगन को अगर हम बोलें कि कंगन है आपके पास, और उस कंगन को छुइए, उस कंगन को टच करिए, तो क्या टच होगा, कंगन या गोल्ड? वेल, कंगन। आपके हाथ में कंगन है और हमने कहा उस कंगन को टच करिए, तो क्या टच हो रहा है, कंगन टच हो रहा है या गोल्ड टच हो रहा है? कंगन। कंगन। गोल्ड गोल्ड। सर गोल्ड। तो इसमें अभी थोड़ा सा और गौर करेंगे। अब मान लीजिए ईयर रिंग है आपके पास, तो हमने बोला कि आपकी जो ईयर रिंग टच करिए, तो ईयर रिंग टच होगी या ईयर रिंग जिसकी बनी है वो टच हो रहा है, मेटल टच हो रही है या ईयर रिंग टच हो रही है? नहीं, टच तो गोल्ड हो रहा है, लेकिन लाइक हम उसको इयरिंग या कंफ्यूजन। हाँ। तो मैं कुछ कह सकती हूँ भैया? जी 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 जी। एक्चुअली वो है तो मेटल का, लेकिन उसका जो शेप है उसके उस पर हम फोकस्ड हो जाते हैं। यस। जैसे कि आपने बोला कि बैंगल है, तो हम मेटल को मतलब वो कंसीडर नहीं करते कि ये गोल्ड की है या किसी भी चीज की है। हम उस पर्टिकुलर मतलब आर्टिकल पर फोकस्ड हो जाते हैं। जैसे इयरिंग बोला आपने, तो हमारे दिमाग में वो इयरिंग ही आता है। राइट राइट। तो इससे क्या है, अब ऐसे ही मान लीजिए आपके घर में सेंट्रल टेबल है, तो उसको जब टच करेंगे तो क्या टेबल टच होती है या टेबल जिस मेटल की बनी है वो टच होता है? टच तो मेटल ही होता है, टच जो है, लेकिन हम लोगों के दिमाग में जो ऐसा, जैसे अभी मैडम ने कहा, वी राइट फील द शेप ऑफ द सेम थिंग। राइट। आई एग्री विद यू। हमारा माइंड क्या है, शेप्स में उलझा हुआ है, वो बेस मटेरियल नहीं देखता है ना? तो सारे जैसे कि जो जितने भी ज्वेलरी है गोल्ड की, वो है तो बेसिकली गोल्ड ही, और वो गोल्ड से अलग हो ही नहीं सकती है। तो ज्वेलरी का शेप बदल सकता है, बट कैन वी डिस्ट्रॉय गोल्ड? कंगन, नो। कंगन जो है उसको तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन क्या जिस मैटर से वो बना है क्या वो डिस्ट्रॉय की जा सकती है? नो। तो वैसे ही हमारे साथ भी है कि हम किस मैटर से बने हैं। वी ऑल आर सोल्स। हम लोगों को बचपन से बताया गया कि हमारे अंदर आत्मा होती है। ये थोड़ा सा मिस क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेशन है। हमारे अंदर आत्मा नहीं होती है, हम ही आत्मा है। दोनों में डिफरेंस है। हमारे अंदर आत्मा होती है मतलब हम एक बॉडी है, और हमारे अंदर कुछ चीज रखी हुई है, हम उसको आत्मा कह रहे हैं। नहीं, ये जो बोल रहा है, ये जो एक्टिविटी कर रहा है, यही सोल है। जो हमारे अंदर सोल नहीं है, हम ही सोल हैं। इसका फॉर एग्जाम्पल, आप जब गहरी नींद में होते हैं, तो क्या उस गहरी नींद में आपने गौर किया होगा, क्या वहां स्नेहा जी रहती हैं या रेणु जी रहती हैं या अमित रहता है? कुछ सेंस होता है वहां पे गहरी नींद में? गहरी नींद में वी डोंट फील एनीथिंग। यस। तो वहां ना नेम है, ना जेंडर है, ना आसपास का एनवायरनमेंट है। बट लेकिन जब आप गहरी नींद से सो के उठती हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि आज बहुत गहरी नींद आई। इजंट इट? ट्रू। इट्स मीन्स somebody was there to observe कि मैं जो है गहरी नींद में था। तो वो जो कह रहा है कि मैं गहरी नींद में था या आज मुझे बहुत गहरी नींद आई, वही हमारा वास्तविक स्व है या वास्तविक मैं है या सोल है। जो उस गहरी नींद में भी, जिसमें हमारे बॉडी के, माइंड के, ब्रेन के सारे फंक्शंस का एहसास नहीं है, बट स्टिल इट इज एक्सपीरियंसिंग कि
आई हैड अ साउंड स्लीप। तो उसका मतलब क्या होगा कि वो जो एक्सपीरियंस करने वाला है, जो हम हैं एक्सपीरियंस करने वाले, वो बॉडी, माइंड और सेंसेस की रेंज से भी परे का अनुभव कर सकता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों को बचपन से सेंसेस और बॉडी के जरिए ही नॉलेज और इंफॉर्मेशन लेना सिखाया जाता है। So we have become slave of five senses and the environment in which we are living. ठीक है ना? ये जो मेडिटेशन है, ये हमें बियॉन्ड सेंस ले जाता है। जैसे कि आज स्नेहा जी ने मेडिटेशन किया और माइंड ने अंदर जाने नहीं दिया। ये वैसे ही जैसे किसी नए व्यक्ति को बोले कि आपको पानी में डुबकी लगानी है, यू हैव टू डू स्कूबा डाइविंग। तो वो क्या होगा, नया व्यक्ति जिसने कभी स्विमिंग नहीं की, उसको हम पानी में ले जाएं, एकदम भड़बड़ा के वो बाहर निकल जाए। सिमिलर हमारी जब मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं और हमने कभी किया नहीं है, तो हमारा माइंड क्या, इट इज नॉट अकस्टम्ड टू डाइव डीपर इन अवर कॉन्शियसनेस। वो अभी केवल इस फिजिकल कॉन्शियस को ही एंजॉय करता है। और इसलिए देखा हो कई लोगों को अकेलेपन से बड़ा डर लगता है, अंदर के अकेलेपन से भी और बाहर के अकेलेपन से। रीजन इज कि हमारा जो माइंड है, ये फाइव सेंसेस और आसपास के एनवायरनमेंट से इतना ज्यादा अकस्टम्ड और हैबिचुअल हो चुका है कि उसके आने से हमें सुख का एहसास होता है और वहां की चीजें जाने से हमें दुख का एहसास होता है। उस पर गौर करिएगा कि जैसे हर जो हमारा ब्रेन या हमारे सेंसेस जो दिखा रहे हैं, दैट इज नॉट रियलिटी। जो गोल्ड वाला एग्जांपल से आई जस्ट वांट टू कन्वे कि आवर सेंसेस एंड आवर ब्रेन, इट इज डिसीविंग अस एंड वी हैव, if we want to know reality, we need to learn the practice by which we can go beyond senses and mind. Only then we can achieve or know or feel the reality. Otherwise हम इसी फाइव सेंसेस की दुनिया में उस गॉड को भी, उस खुदा को भी इसी फाइव सेंसेस में लाके यहीं बन जाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। समुद्र में आपने देखा होगा लहरें उठती हैं, राइट? तो क्या लहर पानी नहीं है? जैसे गोल्ड, जैसे कंगन जो है वो गोल्ड ही है इनडायरेक्टली, वैसे ही क्या हर लहर पानी नहीं है? लेकिन हमारा माइंड क्या कहता है कि यस, वो देखो वो लहर आई और वो लहर चली गई। तो वही पानी लहर के फॉर्म में भी है, वही पानी बारिश की बूंदों के फॉर्म में भी है, वही पानी हमारे ग्लास में भी है। सिमिलरली वही गॉड जो है वो ह्यूमन फॉर्म में है, एनिमल फॉर्म में है एंड विदाउट फॉर्म भी है। जैसे पानी जो है वो लिक्विड भी है, सॉलिड भी है। अगर उसको फ्रिज में रख दें तो बर्फ जम जाएगा और अगर उसको हीट कर दें तो वेपोराइज हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल देने का एक ही पर्पज है कि हमारा जो फाइव सेंसेस है, इट इज डिसीविंग अस, और उसने हमें अभी जकड़ के रखा है। एंड विद दिस मेडिटेशन प्रैक्टिसेस, अभी हम लोग क्लीनिंग का भी एक बार सेशन करेंगे। काफी दिन हो गए क्लीनिंग का सेशन किए हुए। तो उस क्लीनिंग में आप सीखेंगे कि अपनी इनर कॉम्प्लेक्सिटीज या अपने प्रेजुडिसेस को कैसे क्लीन किया जाए। और जब वो सीख लेंगे और उसको डेली प्रैक्टिस में लाएंगे, यू विल फील द वास्ट डिफरेंस। अब वही सेंसेस रिफाइन होने के बाद आपको अलग से कुछ नई इंफॉर्मेशन देने लगेगी, जो सेंसेस अभी यहीं उलझी हुई थी, है ना? तो एक छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे, और उसके बाद वी विल वाइंड अप द सेशन। स्क्रीन शेयर। Are you able to see the screen? Yes, भैया, we can see. ने वाले हैं कि ब्रह्मांड के सामने हम इंसान क्या है हम इंसानों की ब्रह्मांड के सामने हैसियत। इस वीडियो को देखने के बाद आपका घमंड चूर चूर हो जाएगा जब आप जानोगे कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है और इतने बड़े ब्रह्मांड में हम कहां एग्जिस्ट करते हैं, या फिर हमारा अस्तित्व इसके सामने कुछ मायने रखता भी है या नहीं। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी धरती पर रहने वाले लोगों की संख्या यानी पूरी धरती की पॉपुलेशन लगभग 8 अरब तक पहुंच चुकी है। लेकिन धरती पर मौजूद ये सभी 8 अरब लोग लॉस एंजलिस जितनी जगह में समा सकते हैं। लॉस एंजलिस लगभग 1300 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है।
अगर हम बात करें हमारी धरती की, तो पूरी धरती लॉस एंजलिस से काफी ज्यादा बड़ी है। हमारी धरती का व्यास यानी धरती की मोटाई लगभग 13,000 किलोमीटर है। वहीं पर चांद का व्यास 3,500 किलोमीटर है। चांद इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1,00,000 हिमालय जैसे पहाड़ समा सकते हैं, और हमारी धरती इतनी बड़ी है कि धरती के अंदर चांद जैसे लगभग 50 उपग्रह समा सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि धरती कितनी बड़ी है। तो दोस्तों, जरा एक बार सोच कर देखिए, धरती के सामने हम कहां टिकते हैं। चांद धरती से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इस दूरी के अंदर सोलर सिस्टम के सभी 8 ग्रह समा सकते हैं। अगर हम अपने सूरज की बात करें तो हमारा सूर्य धरती से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। हमारे सूरज का व्यास लगभग 14 लाख किलोमीटर है। धरती के मुकाबले में सूरज इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख धरती समा सकती है, यानी सूरज 7 abits of ब्रह्मांड के सामने मोटाई लगभग 13,000 किलोमीटर है। वहीं पर चांद का व्यास पर मौजूद है। हमारे सूरज का व्यास लगभग 14 लाख किलोमीटर है। धरती के मुकाबले में सूरज इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख धरती समा सकती है, यानी सूरज की विशालता की कल्पना हम आंख बंद करके भी नहीं कर सकते। तो आप सोच लीजिए, हम इंसान सूरज की विशालता के सामने क्या औकात रखते हैं। न सिर्फ इंसान, बल्कि सूरज की विशालता के सामने धरती और चांद की भी कोई हैसियत नहीं दिखाई देती। हमारे सौरमंडल के सबसे विशाल ग्रह जुपिटर के अंदर हमारी धरती जैसी 1300 धरतियां समा सकती हैं, और जुपिटर जैसे 1000 ग्रह सूरज के अंदर समा सकते हैं। तो दोस्तों, सूरज न सिर्फ धरती बल्कि जुपिटर की औकात से भी कई गुना बड़ा है। लेकिन औकात की बात करें तो ये तो बस एक शुरुआत है। अगर हम बात करें पूरे सौर मंडल की, तो हमारे सौर मंडल का व्यास 287 अरब किलोमीटर है। इतने बड़े सौर मंडल में हमारे 8 ग्रहों के साथ 5 बौने ग्रह, लाखों एस्टेरॉयड और करोड़ों मीटियोरॉइड्स मौजूद है। सूरज से लेकर नेपच्यून तक की दूरी करीब 4.5 अरब किलोमीटर है। ऐसे में अगर हम सूरज से लेकर नेपच्यून तक सूरज की लाइन बनाएं, तो इस लाइन में सूरज जैसे लगभग 3,000 सितारे समा जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि सोलर सिस्टम की साइज के सामने सूरज कितना छोटा है। अगर प्लूटो से हम सूरज को देखें तो हमारा सूरज प्लूटो से कुछ ऐसा दिखाई देता है। हमारा सौरमंडल प्लूटो के बाद भी कई गुना आगे तक फैला हुआ है। यहां तक हम देख चुके हैं कि सूरज की साइज भी इतने बड़े सौरमंडल के सामने काफी छोटी पड़ जाती है। अगर हम और आगे की बात करें तो सूरज से और भी बड़े तारे अंतरिक्ष में मौजूद है। यह है वेगा स्टार, जिसका व्यास 38 लाख किलोमीटर है, और इसमें सूरज जैसे लगभग 20 तारे समा सकते हैं। इससे भी बड़ा तारा है आर्कट्रस, जो 3 करोड़ 60 लाख किलोमीटर चौड़ा है। इसमें सूरज जैसे 17,000 तारे समा जाएंगे। और इसके और आगे चलने पर ब्रह्मांड में एक और तारा है, रीगेल, जिसका व्यास 11 करोड़ किलोमीटर है। इसके अंदर आर्कट्रस जैसे 50 तारे समा जाएंगे और सूरज जैसे 4,85,000 तारे समा जाएंगे। अब हम देख पा रहे हैं कि सूरज भी यहां आकर कितना छोटा पड़ रहा है। चलिए और आगे चलते हैं। ये है बीटलजूस, जिसका व्यास 1 अरब 23 करोड़ किलोमीटर है। इसमें रीगेल जैसे लगभग 1400 तारे समा सकते हैं और सूरज जैसे लगभग 67 करोड़ तारे समा सकते हैं। अब आप सोच लीजिए, यहां आकर सूरज भी एक रेत के कण के बराबर लग रहा है। इसके आगे हम मिलते हैं वीवाई कैनिस मेजोरिस से, जिसका व्यास 2 अरब किलोमीटर है, और इससे भी बड़ा तारा है यूवाई स्कूटी, जिसका व्यास लगभग 2 अरब 40 लाख किलोमीटर है। और अब तक का झांक सबसे बड़ा तारा है स्टीफनसन 218, जिसका फैलाव 3 अरब किलोमीटर के बराबर है। यानी इस तारे के अंदर सूरज जैसे 9 अरब 83 लाख तारे समा सकते हैं। ब्रह्मांड में अब तक इससे बड़ा कोई सितारा नहीं मिला है, और इस तारे के सामने सूरज का अस्तित्व न के बराबर है। ऐसे में हम इंसान और हमारी धरती तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। जरा सोच कर देखिए, इस तारे के अंदर धरती का अस्तित्व मायने भी रखता है या नहीं। अब अगर हम बात करें ब्रह्मांड में इससे भी बड़ी संरचनाओं की, तो हम पहुंच जाते हैं कैट्स आई नेबुला के पास। यह आकार में 0.4 प्रकाश वर्ष बड़ी है।
यानी प्रकाश को भी इसे पार करने में 4 महीने 26 दिन लगेंगे। यह ब्रह्मांड के सबसे विशाल तारे के मुकाबले कितना बड़ा है। इस नेबुला के अंदर स्टीफनसन जैसे लगभग 3000 तारे समा जाएंगे और इससे भी बड़ा हेलिक्स नेबुला है जिसका व्यास 5 प्रकाश वर्ष है, यानी प्रकाश को इसे पार करने में 5 साल लगेंगे। और इसमें स्टीफनसन जैसे 15,000 जो 24 प्रकाश वर्ष चौड़ा है। और इससे आगे हमें मिलता है ओमेगा सेंटोरी कंस्टलेशन जिसका व्यास 150 प्रकाश वर्ष है। और अब तक जिन विशालकाय संरचनाओं को हमने देखा है उन सबको अपने अंदर समाने वाली, इन सबसे करोड़ों गुना विशाल ये है हमारी आकाशगंगा मिल्की वे, यानी मंदाकिनी आकाशगंगा, जो कि 1 लाख प्रकाश वर्ष के व्यास में फैली हुई है। यानी यह इतनी बड़ी है कि इसे पार करने में प्रकाश को भी 1 लाख साल लग जाएंगे। और आपको बता दें कि प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। हमारी इस आकाश गंगा में इस तरह के बड़े बड़े 400 अरब तारे मौजूद है और इतने ही ग्रह इसके अंदर मौजूद है। तो यहाँ आकर आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि यह कितनी बड़ी है। इसके अंदर हमारी धरती खत्म भी हो जाए तो इतनी विशाल आकाश गंगा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारा सूरज भी खत्म हो जाए तो भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा भी खत्म हो जाए तब भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ब्रह्मांड यहां भी खत्म नहीं होता है। इससे भी आगे चलने पर अगर हम हमारी पड़ोसी आकाशगंगा एंड्रोमीडा की बात करें तो यह हमारी गैलेक्सी से 2 गुना बड़ी है। इस गैलेक्सी के अंदर 10 खरब तारे मौजूद हैं। अब तक जाने गए सबसे विशाल तो दिस इज व्हाट आई जस्ट वांट टू शो यू। और ये अभी पूरा वीडियो नहीं हुआ है, आप इसको पूरा देखिएगा, आई विल शेयर द लिंक। इस ब्रह्मांड की विशालता बताने का पर्पज यही है कि हम अपने कॉन्शियसनेस को इवॉल्व करें। ये जो मैं पैदा हो रहा है ना कि मैं करने वाला हूँ, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, या मुझ पे ही मेरा परिवार डिपेंड है, मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा। तो आप सोचिए इस यूनिवर्स के आगे हमारी क्या वैल्यू है। तो यहाँ हमें एहसास होता है उस ईश्वर की महानता का, उस क्रिएटर का जिसने ये सब चीजें बनाई हैं। और जब हम ये महसूस करते हैं तभी हम थैंकफुलनेस के साथ में उनसे कनेक्ट हो पाते हैं, राइट। और जब हम थैंकफुलनेस के साथ कनेक्ट होते हैं तभी वो हमारे ऊपर काम कर पाते हैं। और सोचिए उस गॉड को जितना बड़ा यूनिवर्स संभालना है और साथ ही साथ हमें भी संभालना है, उसकी वर्किंग स्टाइल को समझने के लिए वी नीड टू इवॉल्व आवर कॉन्शियसनेस। और जो हार्टफुलनेस जर्नी है इसका आप गोल देखेंगे तो यू विल बी सरप्राइज्ड, इट गोज बियॉन्ड गॉड ऑल्सो। आप जो लिटरेचर है अगर आप पढ़ेंगे, आई विल सजेस्ट दोज हु आर इंटरेस्टेड, तो वो गॉड से भी आगे की जर्नी बताती है। हमारी ह्यूमन अप्रोच वहां तक हो सकती है, वी कैन एक्सपीरियंस दोज थिंग्स ऑल्सो। तो बात आती है कि खुद को खोकर खुदा को मिलना है, खुदा को पाना है। तो खुद को कैसे खोना है? जहां जहां ईगो आपका उठे, जहां जहां हमें लगे कि ये मैंने किया है, मैं नहीं होता तो नहीं होता, तो वहां वहां उसको टर्न कर दीजिए गॉड की तरफ। सपोज करिए जो क्लास ले रहे हैं और मुझे अगर एहसास हो कि मैंने कितनी अच्छी क्लास ली है, तो वहां टर्न करिए कि इट इज नॉट मी, द सुप्रीम पावर इज वर्किंग थ्रू मी। तो जैसे ही आपने ये थॉट ले लिया, इसके 2 फायदे हुए। पहला, हमारा जो ईगो है वो साइड में हट गया, और दूसरा, आई हैव बिकम द चैनल थ्रू विच दैट सुप्रीम पावर कैन वर्क। तो इस तरह से जहां जहां आप अपने आप को हटाते जाएंगे वो सुप्रीम पावर से कनेक्ट करते जाइए, वो पावर आपके थ्रू काम करने लगेगी। तो इससे क्या फायदा होगा? ये वैसे ही है जैसे कोई एक पाइपलाइन है नल की, जो वाटर सप्लाई होता है, और वो पाइपलाइन बरसों से जाम पड़ी है, और उसको हम साफ करके खोल देते हैं तो क्या होता है, वो पानी का फ्लो, प्योर पानी धीरे धीरे, स्टार्टिंग में गंदगी आएगी, कीचड़ आएगा, फिर प्योर पानी आने लगेगा। तो वैसे ही हमारे मन की हालत है। स्टार्टिंग में हम मेडिटेशन करेंगे तो थॉट्स आएंगे, फीलिंग्स आएंगी, इमोशंस आएंगे, लेकिन जैसे जैसे हम इसको निकलने देंगे
इससे परेशान ना हो कि हम अपनी मेडिटेशन को ब्रेक नहीं करेंगे या बंद नहीं करेंगे या बीच में गैप नहीं करेंगे। तो एक टाइम आएगा कि हमारे जरिए वो जो गॉड है, वो सुप्रीम पावर है, उसका फ्लो होने लगेगा। That flow will first purify my system, my body, my mind, my heart, my emotions, and then it will start purifying the environment where we are living. When charity begins at home, तो ये सबसे बड़ी charity है. We have to start with ourselves. Forget about the family, society. वो automatically जब सूरज चमकता है ना, तो रोशनी अपने आप होने लगती है. Similarly, जब हम meditation करेंगे, अपने आप को प्यूरिफाई करेंगे, गॉड से कनेक्ट करेंगे, तो वो जो डिविनिटी ऑटोमेटिकली हमारे अंदर चेंज लाएगी और हमारे एनवायरनमेंट में चेंज लाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनीथिंग टू शेयर, यू कैन शेयर। ओवर टू यू। Thank you so much for the beautiful journey, Amit, and learned a lot. So try to concentrate next time. Let's see if it helps. Right. Thank you. I will share some hearts app. You can download that, and with the help of that app, you can meditate. And I have a group. In that group, you can. I will connect you. In that, there are several links by which you can practice it. Right? Okay. Okay. Thank you so much. Thank you. So, good night, everybody. See you. Thanks for joining. Good night. Thank you, Bhaiya. Thank you very much.